स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना वर्कशीट नंबर 27। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की है बेटा। ये आपकी 22 तारीख की है और 8th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें आज हम करेंगे जंतुओं में जनन। ठीक है, उस चैप्टर से आज हम जो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दो विधियाँ हमने जानी थी उनको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जनन एक जैविक क्रिया है। तो बेटा देखो, ये क्या है? जनन एक जैविक क्रिया है। ठीक है, जैविक मतलब कि जीवों में या सजीवों में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। और इस प्रक्रिया से क्या होता है? एक नया जीव उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। और ये पृथ्वी पर बेटा क्या होता है? जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक होता है। यह दो प्रकार का होता है। ओके, कौन कौन सा? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में क्या होता है? एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीवों की, क्या? दो जीवों की, यानी कि नर की, एक तो नर होगा और एक मादा, दो की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में एकल जीव, यानी कि सिर्फ एक ही जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त है। एकल जीव ही एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, उसमें दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती, वो अलैंगिक जनन होता है। और ये लैंगिक, जिसमें दो जीव की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखो, जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था अपनी पिछली कक्षा में कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जनन दो अंग होते थे। ठीक है, जो सामान्यतः पादपों के फूल यानी कि पुष्प में स्थित होते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः पादपों के फूल में यानी कि पुष्प में स्थित होते हैं। हमने पढ़ा था 7th क्लास में बेटा। और जंतुओं में भी नर और मादा में अलग अलग जनन अंग होते हैं। इसी प्रकार पादपों की तरह ही जंतुओं में भी नर और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, जनन अंगों का एक मुख्य कार्य युग्मक का निर्माण करना होता है। देखो, जनन अंगों का कार्य क्या होता है बेटा? युग्मक का निर्माण करना। किसका? युग्मक का। ठीक है, ये मुख्य कार्य होता है। फिर ये युग्मक संलयित होकर, ठीक है, युग्मनज का निर्माण करते हैं। यानी कि जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं युग्मक, तो क्या होता है? एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, वो भी एक युग्मनज क्या होती है? कोशिका होती है। यह युग्मनज भ्रूण में, और भ्रूण एक नए जीव में विकसित होता है। फिर यही युग्मनज क्या होता है? भ्रूण में, और भ्रूण से फिर एक नए जीव में विकसित हो जाता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा जो ये क्या नाम है, प्रक्रिया होती है जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक को देखो, नर युग्मक का नाम क्या है बेटा? शुक्राणु। मादा युग्मक का नाम क्या है? अंडाणु, या इसको डिंब भी बोल देते हैं। नर युग्मक किस में उत्पन्न होता है? नर जननांग में। मादा युग्मक मादा जननांग में उत्पन्न होती है। और जो नर युग्मक उत्पन्न होता है उसका नाम क्या है? शुक्राणु। और मादा युग्मक जो उत्पन्न होती है वो कौन सा है? अंडाणु। ठीक है, अब ये दोनों जब मिलते हैं बेटा तो क्या मिलाते हैं? युग्मनज। और ये फिर धीरे धीरे बड़ा होकर नया जीव बन जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखो बेटा, आइए हम मनुष्यों में जनन तंत्र के बारे में जानते हैं और उनमें जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करें। अब बेटा हम मानवों के अंदर किस तरीके से जनन होता है या उसका क्या जनन तंत्र है वो हम जानेंगे। तो मनुष्यों में लैंगिक जनन किस तरीके से होता है, आज हम उसमें नर जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो, नर जनन तंत्र के मुख्य अंग हैं एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका और एक शिशन। ठीक है, तो बेटा देखो, इसमें तीन भाग होते हैं या तीन अंग होते हैं नर जनन तंत्र के। ये नर जनन तंत्र है। इसमें वृषण होता है बेटा। देखो, ये एक जोड़ा वृषण होता है, यानी कि दो वृषण होते हैं। और दो शुक्राणु नलिका, ये जो है बेटा ये नलिका है। और एक सीसन होता है, ये है सीसन। ठीक है, ये सीसन था, ये शुक्राणु नलिकाएं थी और ये वृषण थे। ओके, अब वृषण शुक्राणु को ही हम नर युग्मक कहते हैं। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। देखो, जो वृषण होता है, वृषण कौन सा होता है बेटा? ये वाला। अब ये वृषण क्या करता है? शुक्राणु का और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि वृषण से या फिर इन दोनों का उत्पादन कहाँ पर होता है? वृषण में। या वृषण से क्या उत्पादित होता है? शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन। लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं और लाखों शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं। यह एक एकल कोशिका की तरह है। और जो वृषण होता है ये एकल कोशिका हम देखो बेटा, हमने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो देखो ऐसे
मान लो ये इसमें क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक, केंद्रक होता है इसका, और ये बीच में इसके कोशिका द्रव्य होता है, और ये इसके चारों तरफ क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो ये 3 अंग होते हैं और ये एकल कोशिका होती है, ठीक है, सिर्फ एक ही कोशिका का जो बना होता है। ओके, हमारा शरीर तो काफ़ी कोशिकाओं का बना हुआ है, लेकिन वृषण जो है सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है। ओके, लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिकाओं से आधी होती है, और जो हमारे मतलब शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं में जितने गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों की संख्या के आधी होती है इन गुणसूत्रों में, ठीक है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, शुक्राणु के अंदर। मतलब जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं उनमें तो क्या होती है, संख्या आधी होती है, हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन देखो बेटा, इसको ध्यान से समझो, लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका से आधी होती है। ओके, जो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं होती है उनमें जो गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों की आधी होती है इस वृषण में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है। हालांकि शुक्राणु क्या है, आकार में बहुत छोटा होता है, प्रत्येक में फिर भी क्या होता है, एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। देखो ये हमारा क्या है, शुक्राणु, इसके अंदर क्या है, ये इसका सिर होता है, ये इसका मध्य भाग होता है और ये इसकी पूंछ होती है, ठीक है। पूंछ सांप की तरह आगे पीछे शुक्राणु को अंडे को ले जाने के लिए है, ठीक है। अब बेटा जो ये पूंछ होती है, इसमें पूंछ क्यों होती है, पूंछ इसको जैसे मछली में होती है थोड़ी सी पीछे, वो तैरने का कार्य करते हैं, ऐसे ये इसको क्या करता है, आगे पीछे मतलब कि चलने या फिरने, एक तरीके से इसमें गति प्रदान करती है, ठीक है, और इससे ये अंडे तक पहुंच जाता है। अब शुक्राणुओं को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाना होता है, और इसमें ये गति करने के लिए इसको कहाँ तक पहुंचाना होता है, इसको शुक्राणुओं को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाना होता है, ठीक है। ये मादा जनन तंत्र के अंदर होते हैं, ओके, ताकि युग्मनज बनाने के लिए डिंब के साथ निषेचन हो सके। डिंब मतलब जो मादा युग्मक था, नर युग्मक का, जिसका नाम क्या था, शुक्राणु, उसको कहाँ तक, डिंब यानी कि मादा युग्मक अंडाणु तक पहुँचाने का कार्य करती है ये पूंछ, और यहाँ वहाँ पर फिर इनका क्या होता है, निषेचन होता है, ठीक है, और फिर एक नए जीव का जन्म होता है। ओके, ये आज हमने नर जनन तंत्र के बारे में जाना है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। जनन को परिभाषित करें, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर लिखिए। तो देखो जनन को परिभाषित बेटा हमने अभी किया था। जनन क्या होता है, जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है, यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें लिख दोगे, और इसमें आधा पार्ट फिर क्या पूछा है कि देखो यहाँ पर पूछा था लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच अंतर लिखिए, तो ये अंतर अब लिख दोगे। लैंगिक जनन एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए 2 जीवों यानी कि नर और मादा दोनों आवश्यक है। अलैंगिक जनन में एकल जीव, ऐसे करके लिख देना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये लैंगिक जनन ये अलैंगिक जनन। एकल जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त है बस। और उदाहरण दे सकते हो बेटा इसमें, ठीक है, देना चाहो तो, और नहीं तो एक एक डिफरेंस भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लैंगिक जनन को परिभाषित करें, क्या यह पौधे में भी होता है। तो देखो बेटा लैंगिक जनन को परिभाषित, यही वाली लाइन जो है लैंगिक जनन में आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने पूछा क्या यह पौधों में भी होता है, क्या यह पौधों में ही होता है, तो आप लिखोगे नहीं, यह पौधों व जंतुओं सभी में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, नर जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो बेटा देखो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये डायग्राम दे देंगे, ये पूछ लेंगे इस नलिका को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं, तो आपको ये डायग्राम पूरा बनाना है, ठीक है। उसके बाद नर युग्मक का क्या नाम है, इसका निर्माण कहाँ होता है। तो नर युग्मक का नाम क्या है बेटा, शुक्राणु। तो आप क्या लिखोगे, नर युग्मक का निर्माण, सॉरी नाम पूछा है पहले बेटा, का नाम शुक्राणु है और यह कहाँ पर होता है बेटा, उत्पन्न कहाँ पर होता है, ये वृषण में, ठीक है, वृषण में उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर
दिए गए कथनों में सही गलत लिखिए। शुक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है, तो ये गलत है, शुक्राणु एक एकल कोशिका है। फिर वृषण जो है शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं, तो ये बात सही है। ओके, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे भी आपकी बड़ी क्लासेज में भी आता है, तो ध्यान से इसको समझना है। कोई डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।